जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपके आज तक जियो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां पर मैंने इसको स्टार लगा रखा है। क्यों स्टार लगा रखा है? स्टार का मतलब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट हम मान रहे हैं? क्योंकि हर साल यहां से क्वेश्चंस निकल के आता है, चाहे वो आप बोर्ड एग्जाम की बात कर लें, चाहे नीट की बात कर लें, चाहे जेईई मेंस की बात कर लें, तो कोई ना कोई छोटा सा छोटा क्वेश्चन या फिर बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन यहां से निकल के आता है। बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन निकल के आता है। और उसी सिलेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं बिल्कुल सिलेक्टिव नोट्स ऐसे कोटा जैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है केवल और केवल डिफाइन की जाती है सॉल्यूशंस टर्म में, यानी कि सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन की जाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो किस तरह से सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन कर दी जाती है अभी हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए बच्चों सॉल्यूट है और उसमें जब सॉल्वेंट मिलेगा तभी जाके क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट है देन सॉल्वेंट है, और जब उन दोनों का मिलन हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलन हुआ, तभी तो क्या बना? सॉल्यूशंस बना, है ना। तो यहां पर समझिएगा कि हम बात कर रहे हैं इस सॉल्यूशन के लिए ही डिफाइन करते हैं बच्चों हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पुट आउट कर दे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो है किसके लिए जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जाता है, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशंस के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन की जाती है। होती क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो हम बोलेंगे किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करे, यानी कि सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है, उसी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस किस तरह से होगा। हम बोल रहे हैं किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? सॉल्यूशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो उसी की टर्म में इसको लिख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, क्या बोल रहे हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स only number of solute particles, but not depends on its nature। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो है उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दो बातें यहां पर हमारे पास निकल के आती हैं बच्चों इसकी डेफिनेशंस में। एक तो हम क्या बोल रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल और केवल डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। और दूसरा हम बोल रहे हैं डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, है ना। यानी कि वो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। नेचर का मतलब है बच्चों यहां पर कि उस सॉल्यूट पार्टिकल का साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है। साइज का मतलब वो छोटा है, बड़ा है, शेप का मतलब टेढ़ा है, मेढ़ा है ना। तो इस तरह से उसके साइज और शेप यानी कि नेचर पे वो डिपेंड नहीं करता, वो केवल और केवल डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा पे निर्भर करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, मान लीजिए ऐसा ही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे बिल्कुल टीचर है। टीचर को जो है ये कोई मतलब नहीं होता कि उसके पास जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, बड़े हैं, साइज में कैसे हैं, कुछ है, उसको कोई लेना देना नहीं होता। वो टीचर के लिए क्या होते हैं? सारे के सारे बच्चे सेम होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी। उसके लिए जो है कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, उसको बस नंबर से मतलब है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं वहां पर। ठीक, तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो है एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे ही क्यों डिपेंड करती है, केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे ही क्यों डिपेंड करती है। तो इस स्टार क्वेश्चंस को लिख लेते हैं यहां पर। भाई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे ही डिपेंड कर रही है। तो देखिएगा इसको समझ लेते हैं कि क्यों डिपेंड कर रही है। तो मान लीजिएगा कि हमने जो है दो इस तरह से हम क्या ले रहे हैं, मान लीजिए दो कंटेनर ले रहे हैं, ठीक, और उस कंटेनर में जो है इन दोनों कंटेनर में हम क्या बात कर रहे हैं,
हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया बच्चा, ठीक है। यहां पर भी हमने सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, यहां पर भी सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, ठीक। इस तरह से हमने सॉल्वेंट ले लिया, ठीक। यह है सॉल्वेंट, यहां पर लिख देते हैं दोनों साइड सॉल्वेंट, यानी कि हम बोलेंगे मान लीजिए ये सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड है, और लिक्विड क्या है, ये प्योर लिक्विड मान लीजिए वाटर है। इज इट क्लियर? ये क्या है, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट। अब देखिएगा यहां पर हम जो है, यहां पर मान लीजिए हम शुगर डाल रहे हैं यानी कि चीनी डाल रहे हैं, और वो चीनी हमने क्या डाला, एक चम्मच डाला, एक स्पून जो है यहां पर चीनी डाला, ये शुगर है बच्चा, ठीक है। क्या है ये, शुगर। और यहां पर डाला 2 स्पून जो है हमने किसकी डाले, 2 चम्मच चीनी के यहां पर डाले। तो यहां पर जो है ये है चीनी के पार्टिकल्स, इस तरह से दिख रहे हैं ये चीनी के पार्टिकल्स, यहां पर देखिएगा, ठीक। और यहां पर मान लीजिए ये चीनी के पार्टिकल्स हैं। इज इट क्लियर? तो अब देखिएगा अगर हम बोलें इन दोनों में सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, सेम है, पर हमने यहां पर सॉल्यूट डाला 1 चम्मच और यहां पर सॉल्यूट डाला 2 चम्मच, यानी कि यहां पर चीनी 1 चम्मच डाला, यहां पर चीनी 2 चम्मच डाला। तो ज्यादा मीठा कहां पर देखने को मिलेगा, मान लीजिए अगर हम इसको बोल रहे हैं ये सॉल्यूशन ए है तो ये सॉल्यूशन बी है, तो बताइए कहां पर ज्यादा मीठा देखने को मिलेगा। मीठा मिलेगा यहां पर जहां पर चीनी की मात्रा हमने ज्यादा डाल रखी है। तो यही है कि भाई यहां पर जो है सॉल्यूशंस की जो है कंसंट्रेशन बढ़ गई है, इसका मतलब है यहां पर कंसंट्रेशन क्या हो गई है, सॉल्यूशन की हाई, और यहां पर कंसंट्रेशन उसके कंपैरिजंस में क्या है बच्चा, यहां पर कंसंट्रेशन उसके कंपैरिजंस में लो है। तो इसीलिए यही रीजन है कि केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, क्योंकि सॉल्यूट ही डिसाइड करता है कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। यहां पर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशंस कम है, यहां पर सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसीलिए हम बात करते हैं कि वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर की, सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट की, सॉल्वेंट का यहां पर जिक्र नहीं होता है। तो हम बात करते हैं यहां पर अगर बात करें कि सबसे पहला जो स्टार पॉइंट में हमने लिखा कि जो है यहां पर सॉल्यूट ही डिसाइड करता है कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, तो हम बोलेंगे सॉल्यूट डिसाइड द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को डिसाइड करता है, उसी पे डिपेंड होती है भाई कितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस की होगी, किस पर, सॉल्यूट पर। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो सॉल्यूट यूज होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो सॉल्यूट यूज होगा वो क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या होगा बच्चा, नॉन वोलाटाइल। समझते होंगे वोलाटाइल का मतलब, वोलाटाइल इन नेचर, ये जो है नॉन वोलाटाइल नेचर का होगा। नॉन वोलाटाइल नेचर का मतलब है, वोलाटाइल का मतलब समझते होंगे कि ऐसा कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पे गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि सॉलिड से गैस हो जाए या फिर लिक्विड से गैस हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर पे गैसेस में कन्वर्ट ना हो पाए, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का एग्जांपल जैसे हम बात कर लीजिए, जैसे पेट्रोल की बात कर लीजिए, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। डीजल भी ऐसे ही है, और ऐसे ही अगर हम ईथर्स वगैरह की बात करें तो वो भी क्या हो जाता है बच्चा, वो भी क्या हो जाता है, यानी कि वेपर फॉर्म में बन जाता है एट रूम टेम्परेचर। इज इट क्लियर? तो जो रूम टेम्परेचर पे वेपराइज हो जाते हैं उनको बोलते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट या फिर वोलेटाइल कंपाउंड्स, ठीक, या फिर वोलेटाइल सब्सटेंस। और जो नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट, ठीक है, वेपराइज, तो उनको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। जैसे शुगर ले लीजिएगा, शुगर नॉर्मल टेम्परेचर पे वोलेटाइल नहीं है, इसका मतलब वो नॉन वोलेटाइल है, यानी कि शुगर जो है रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं होता है ना, तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं, इसीलिए क्या बोल रहे हैं बच्चों, उसको नॉन वोलेटाइल। पता चल रहा है, शुगर रखी हुई डब्बे पे, अगर वोलेटाइल नेचर का होता, शुगर रखी हुई है, चलो कंटेनर में रखी है, डब्बे पे रखी है,
और जो है डब्बा खोला और सारी शुगर जो है उड़ गई। ऐसा तो नहीं होता ना, तो इसीलिए हम बात करते हैं जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, नॉन वोलेटाइल नेचर्स की होती है। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे ये इवेपोरेट नहीं होती हैं, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉन वोलेटाइल इन नेचर्स। तो यही दो बातें हैं जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि केवल और केवल सॉल्यूट पे ही डिपेंड करता है। आ गया समझ में? तो छापिए। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है? तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर्स। तो एक एक करके इनको जो है पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है, सबसे पहला है बच्चों हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो हम बात कर लेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां पर ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस, ये चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से जो है क्वेश्चंस निकल के आता है। हम इसको वीपी भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर को। तो ध्यान में क्यों देने की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमें पता है, हमने पहले से पढ़ रखा है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ये बात तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ ली, पिछले वाले लेक्चर्स में भी पढ़ ली है कि भाई वेपर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो अगर वेपर प्रेशर लो हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जब हाई होगा तो हमें टेम्परेचर भी वहां पर इंक्रीज करना होता है। तो क्या बोल रहा है यहां पर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब है कि यहां पर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, वेपर प्रेशर यहां पर लो हो रहा है। ठीक, वेपर प्रेशर जब लो हो रहा है इसका मतलब है कि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, हाई, क्योंकि हमें इसका रिलेशंस पता है, इसका रिश्ता पता है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। 36 का आंकड़ा है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है ना। यानी कि अपोजिट रिलेशंस है इनके बीच में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, 36 का आंकड़ा, है ना। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेम्परेचर भी, यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बातें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रख जाती हैं अपने आप में। क्वेश्चंस यहां पर इसलिए इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा फैक्टर डिफेक्ट होता है इस वेपर प्रेशर की वजह से, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से। तो वहां पर हमारे पास ऑप्शंस में जो है बॉइलिंग पॉइंट भी आ सकता है, टेम्परेचर भी आ सकता है। यानी कि बोल सकता है कि टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होने के बावजूद। तो हम बोलेंगे भाई उनका आपस में रिश्ता क्या है, 36 का है, यानी कि अपोजिट रिश्ता है। तो इस वजह से अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, लो। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, हाई हो रहा होगा। अब उसके लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना है। अब समझ लेते हैं ये कैसा हो रहा है कि मान लीजिए बच्चों, हम ये किसके लिए बात कर रहे हैं, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए बात करते हैं, सॉल्यूशंस के लिए। यानी कि ये सब चीजें हमें किसमें देखने को मिल रहा होगा, सॉल्यूशन में। इज इट क्लियर? तो सॉल्यूशन बनेगा कब, सॉल्यूशन बनेगा कब, पहले हमारे पास मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट है ना। ये क्या है, सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का मतलब जैसे वाटर है, तो इस प्योर सॉल्वेंट के लिए हम क्या मान रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर मान रहे हैं जैसे P0। ठीक, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसे इस सॉल्वेंट में हमने क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाया। तो सॉल्यूट मिलाने पर क्या होता है, सॉल्यूट का मिलन जब सॉल्वेंट से होता है तो क्या बनता है, उनका रिजल्ट बन जाता है क्या, सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? जब इसका मिलन इसके साथ तो फिर क्या बात क्या बात क्या बात, यानी कि सॉल्यूशंस बन जाता है। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा था कि हमारे पास पहले प्योर सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर P0 है। जैसे हमने सॉल्यूट मिलाया तो उसका वेपर प्रेशर अब यहां जाके, यानी कि अब वो सॉल्यूशन बन गया, तो यहां पर वेपर प्रेशर हम सॉल्यूशन का लिख सकते हैं
PS। तो यहां पर क्या बोल रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब पहले जो वेपर प्रेशर था, जैसे उसको सॉल्यूशन बनाया, यानी कि जैसे उसमें सॉल्यूट मिलाया, अब उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो होने का मतलब है कि यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो P0 इज ग्रेटर देन PS है, क्योंकि हमारे पास बोल रहा है वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग मतलब कम हो रहा है वेपर प्रेशर, पहले इतना था अब यहां जाके कम हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं P0 इज ग्रेटर देन PS, यानी कि P0 जो है बड़ा है किससे, PS से, यानी कि यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। जब वेपर प्रेशर लो हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इस बात को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं बच्चों, है ना, क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, यानी कि चाय बना रहे हैं, तो वहां पर चाय बनाने के लिए हमने जो है प्योर वाटर ले लिया सॉल्वेंट के तौर पे, उसको उबाल रहे हैं, ठीक। तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर होगा, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। तो इस तरह से वहां पर वो बॉइल्स हो रहा होगा। तो जैसे ही उस बॉइलिंग वाटर में हमने क्या डाला, दूध डाला, यानी कि मिल्क डाला, शुगर डाला, है ना, चाय पत्ती डाली, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसको और गर्म करना पड़ता है। इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कम हो गया होगा, लो हो गया होगा, यानी कि वहां पर हमें और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए यहां पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक। अब हम बोलेंगे भाई ये बड़ा है और ये छोटा है, अब कितना यहां से यहां जाने पर वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, लो हो रहा है, अब कितनी कमी आ रही है उस बात को समझ लेते हैं। हमारे पास ये बड़ा है, ये छोटा है। अब हम बोलेंगे अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या लिखेंगे बच्चा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, भाई कितनी कमी आ रही है वेपर प्रेशर में, तो बड़े में से छोटा घटा दो, तो बड़ा हमारे पास क्या है P0, छोटा क्या है PS। तो ये हमारे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया, यानी कि बड़े में से छोटा घटाया, तो जो चेंज देखने को यहां पर मिलेगा वही हमारे पास क्या होगा, वही क्या होगा हमारे पास चेंज इन वेपर प्रेशर। मान लीजिए यहां पर वेपर प्रेशर 3 है और यहां जाके 2 हो गया, तो 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि वो चेंज की कितना घटा, कितना डिक्रीज हुआ, कितना लो हुआ वेपर प्रेशर, वो हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करेंगे, ये क्या है, ये हमारे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही हमारे पास केवल और केवल नहीं पेपर में आता है, बात क्या उठ के आती है हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो जब भी इस लोअरिंग वेपर प्रेशर को अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बनाना है, तो रिलेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको डिवाइड करना पड़ता है इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर P0 अगर रिलेटिव लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर VP, इस तरह से। अगर इसको ये लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0, ठीक। तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब एक बात ध्यान रखना है बच्चा, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शंस, ठीक। तो हम बोलेंगे यहां पर स्टार पॉइंट लिख लेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये किसके मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्यूट के। तो लिख लीजिएगा, हम बोलेंगे P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 is directly proportional to the mole fractions of solute। तो मान लीजिए इस सॉल्यूट को हम बोल रहे हैं A और इसको बोल रहे हैं B, तो क्या इस सॉल्यूट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस ऑफ A लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब इसको जो है सॉल्व करना है, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां पर हटाते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के K यहां पर आता है, और उस K को हम बोलते हैं कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू 1 होती है, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, मोल फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होगा, मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल Na प्लस NB। इज इट क्लियर। अब यहां पर ये मोल हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास कांस्टेंट हमारे पास 1 होता है, तो क्या निकल के आ गया, P0 माइनस PS अपॉन P0
इज इक्वल टू, ये K हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 है, हम जैसे बोल रहे हैं तो इस 1 को रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या है Na अपॉन एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी लेक्चर में मोल फ्रैक्शंस वाले में पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में कि Na प्लस Nb, जब भी हम सॉल्यूट के मोल जो है सॉल्वेंट के मोल में ऐड करते हैं तो नेग्लिजिबल चेंज आता है, तो उस नेग्लिजिबल चेंज के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास Na अपॉन Nb, डायरेक्टली ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के यहां से आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी फॉर्मूले पे यहां पर क्वेश्चंस निकल के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। जहां पर P नॉट क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, और Na क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? तो इतना हमारे पास पूरा का पूरा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी कि सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। इज इट क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ, इसको छाप लीजिए। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चों हमारे पास एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशंस का मतलब अगर समझे तो एलिवेशंस का मतलब होता है इंक्रीज करना यानी कि बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज कर गया। कौन इंक्रीज कर गया, कौन बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अभी हमने जो है पढ़ा था वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, तो उसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो वही चीज है यहां पर सेकंड निकल के आ जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है। अब वो इंक्रीज कैसे हो रहा है कि अभी हमने बोला था कि हम चाय बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चों, ये केटली रख दिया और ये जो है बर्नर यानी कि ये बर्नर यहां पर रख दिया, यहां से क्या निकल रहा है, जो है ये बर्नर है, मान लीजिए बर्नर यानी कि यहां से जो है फ्लेम निकल रही है ना, ये गैस है, यहां से गैस फ्लेम निकल रही है, और यहां पर हमारे पास जो है हमने रखा है पानी और बना रहे हैं चाय, ऊपर से डाल दिया शुगर, ठीक है। तो अभी पहले शुगर अभी नहीं डालते हैं, रुक जाते हैं थोड़ा सा। तो अभी इस वाटर का जो है, इस वाटर का जो है अगर हम बात करें, इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है फिक्स है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, फिक्स है, ठीक। अब अगर हम बोलेंगे इसका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, तो जैसे ही हमने इसको बॉइल करा तो एक टेम्परेचर पे ये बॉइल होना शुरू हो गया। फिर हम ऊपर से क्या डालते हैं, सॉल्यूट डालते हैं। सॉल्यूट मान लीजिए हमने मिल्क डाल दिया और शुगर डाल दिया, ठीक है, चाय पत्ती डाल दी, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इसको और गर्म करना पड़ता है, यानी कि इसका जो है पूरा पूरा सॉल्यूशन, तब जाके ये सॉल्यूशन बन जाता है, और इस सॉल्यूशन को हमें और गर्म करना पड़ता है। कैसे समझिएगा, हम बात कर रहे थे ये सॉल्यूट है हमारे पास और ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमने क्या ले रखा है, प्योर वाटर ले रखा है, और तब जाके ये किस में बन रहा है बच्चों, तब जाके ये किस में बन रहा है, हमारे पास सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो एक बात ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन हमारे पास यहां पर जो बनेगा वो चाय होगा, और चाय यानी कि, है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सॉल्यूशन जो यहां पर बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, चाय। अब चाय बनेगी कैसे, हमने जो है प्योर वाटर लिया, सॉल्वेंट लिया प्योर वाटर, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हमारे पास था, यानी कि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर था मान लीजिए TB नॉट, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट दैट इज TB नॉट। अगर हमने उसमें सॉल्यूट मिला दिया, अब उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बन गया क्या, TBS। क्या बन गया बच्चों, TBS, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशंस, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कब हुआ, जब हमने उसमें सॉल्यूट मिलाया। तो अगर हम बोल रहे हैं ये टेम्परेचर कब है, ये टेम्परेचर तब है जब वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, और जैसे ही हमने उसमें सॉल्यूट मिलाया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि वो एलिवेट कर दिया। तो एलिवेट कर गया यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा, लो हो रहा होगा, ठीक। और वेपर प्रेशर अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, इसको थोड़ा समझ लेते हैं अलग से। रूम टेम्परेचर की बात करें, उस रूम टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है हमारा, वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, 750 mmHg, ठीक, इतना होता है। अगर इसको बार में लिखें तो बार में ये क्या हो जाएगा, 1.008 बार, और अगर इसको एटीएम में लिखे तो 1 ATM इसको हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर को एट रूम टेम्परेचर। तो हम वही बोल रहे हैं कि एलिवेशंस यानी कि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, एलिवेट हो गया, बढ़ गया, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक।
तो हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि पहले इतना था, अब एलिवेशन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, तो बढ़ गया तो कौन बड़ा है, हम बोलेंगे यहां पर क्या है, TBS इज ग्रेटर देन TB0। TBS क्या हो गया, TB0 से बड़ा हो गया, तो हम बोलेंगे कितना बढ़ गया, एलिवेशंस कितना हुआ, टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर बढ़ा, तो उसी को हम बात करेंगे एलिवेशंस इन टेम्परेचर, है ना, एलिवेशंस इन टेम्परेचर। क्या वो एलिवेशन टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा बच्चों, बड़े में से छोटा, बड़ा कौन है, TBS माइनस TB0, दैट इज एलिवेशन इन टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या इस टेम्परेचर को मैं डेल्टा T लिख सकता हूं, यानी कि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ गया, इतना चेंज हुआ टेम्परेचर में, तो ये डेल्टा T जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है बच्चा, एलिवेशन टेम्परेचर। तो ये एलिवेशन टेम्परेचर, ये डेल्टा T जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, मोलैलिटी तो हमें अच्छे से निकालनी आती है ना बच्चों, तो हाँ, यहां पर जो ये डेल्टा T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। तो बॉइलिंग है तो इसको डेल्टा T भी मान लेते हैं, डेल्टा T भी, है ना, यानी कि बॉइलिंग, चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर। तो यहां पर भी हमने डेल्टा T भी मान लिया, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमें हटाना है यहां से, तो डेल्टा T भी इज इक्वल टू आता है यहां पर KB, और मोलैलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m, इस तरह से। तो ये मोलैलिटी हो गया। ये यहां पर क्या आया, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा निकल के आ गया, और यही फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर ये हमारे पास ये जो है हमारे पास KB जो निकल के आया, इसको बोलते हैं, ये यहां पर कांस्टेंट है, दैट इज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, की जो है जितना एलिवेशन हुआ है उसका ये कांस्टेंट है हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है ना, इसको मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है बच्चों, इसका दूसरा नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, EBULLI, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो इसको हम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक, तो ये कांस्टेंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है ना, जैसे हम बोल रहे थे भाई कि कोई फिक्स वैल्यू होती है, तो इस कांस्टेंट की कोई भी जो है फिक्स वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले ये डिपेंड करता है यहां पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि हमने सॉल्वेंट का नेचर क्या लिया है। अगर वाटर लिया है तो वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, और अगर दूसरा सॉल्वेंट कोई लिया है तो उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक, इस तरह से टेम्परेचर हमने लिख दिया, टेम्परेचर, इस तरह से ये T पे भी डिपेंड करता है, तो ये इसका डिपेंडेंट होता है। तो इस वजह से हम क्या नहीं बोलते हैं कि इस कांस्टेंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो इतना हमारे पास यहां पर क्या निकल के आ जाता है, ये हमारे पास निकल के आ जाता है बच्चा, क्या, एलिवेशंस इन अ बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ये हमारे पास सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, इतना पहले छाप लीजिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और हम बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम केवल और केवल डिफाइन करते हैं सॉल्यूशंस के लिए। इसका मतलब सॉल्यूशंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो रहा है, लो हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना, लो होना। तो यहां पर सॉल्यूशंस का जो यानी कि हम बोलेंगे सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है बच्चों, लो हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट लो हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक, और अगर हम बात करें कि यहां पर मान लीजिए हमने ले लिया, क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, फ्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्वेंट का TF0, ये प्योर सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग टेम्परेचर और प्योर सॉल्वेंट। तो मान लीजिए ये यहां पर प्योर सॉल्वेंट हमने वाटर ही लिया, तो वाटर के लिए क्या है, यहां पर इस टेम्परेचर अगर हम बात करें, फ्रीजिंग टेम्परेचर वाटर का कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम बोलेंगे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए होता है ना। और क्या बोल सकते हैं, केल्विन में, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना, यानी कि 273 केल्विन। और बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बोले तो कितना,
373 केल्विन टेम्परेचर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का, यानी कि वाटर का। ठीक, और ऐसे हमने वेपर प्रेशर भी पढ़ा था। तो वेपर प्रेशर क्या है, 1 atm या फिर 1.008 बार या फिर 750 mmHg। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर वाटर के लिए सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी हैं अभी। अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो हमने मान लीजिए फ्रीजिंग टेम्परेचर वाटर का हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट है, हमने यहां पर वाटर ले लिया, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है TF0। अब जैसे हमने उसमें सॉल्यूट मिलाया तब जाके वो सॉल्यूशन बना और उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर वहां पर आ गया, मान लीजिए TFS। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर डिप्रेस हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। पहले इतना था, अब यहां जाके कम हो गया। इसका मतलब यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये ज्यादा है और ये कम है, क्योंकि डिप्रेस हो गया, यहां से यहां जाने पर डिप्रेस हो गया। तो बड़ा कौन सा है, तो इस बड़े को हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर इसका मतलब जो है बड़ा ये है, TF0 इज ग्रेटर देन किससे, TFS से बच्चा। ठीक, अब कितना बड़ा है तो उसको हम लिख लेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। कितना डिप्रेशन आया, कितना बड़ा है वो, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि कितना डिप्रेस हुआ, तो हम बोलेंगे TF0 माइनस TFS। तो इतना डिप्रेस हुआ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा TF यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है, बड़े में से छोटा घटाना। ठीक है बच्चों, तो इस डेल्टा TF की अगर मैं बात करूं तो ये डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, जैसे हमने अभी एलिवेशंस में भी पढ़ा था बच्चों। ठीक, तो ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको और सॉल्व कर रहे हैं तो डेल्टा TF यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटके कांस्टेंट आता है KF और M, जबकि मोलैल वहां पर अगर हम एलिवेशंस की बात करें तो यहां पर KB आया था, और यहां पर अगर बात करें तो यहां पर KF आता है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया, जहां पर ये कांस्टेंट हमारे पास होता है, इस कांस्टेंट का नाम होता है, एलिवेशन वाले में क्या था, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, और यहां पर इसका नाम होता है मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। इज इट क्लियर, दैट इज मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। अब इस मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट का जो है दूसरा नाम भी है, वो है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है बच्चों, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इज इट क्लियर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट भी है और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी है। अब इस कांस्टेंट की भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे कि सॉल्वेंट क्या ले रखा है। ठीक, वाटर ले रखा है तो वाटर के अलग हो जाएगा, और अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट के लिए ले रखा है तो दूसरे सॉल्वेंट के लिए अलग हो जाएगा। अगर वाटर ले रखा है तो वाटर के लिए कितना होगा फ्रीजिंग टेम्परेचर इतना, दूसरा सॉल्वेंट ले रखा है तो उसके लिए कुछ और होगा। तो अगर हम यहां पर बात करें, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है केवल और केवल नेचर, यानी कि जैसे एलिवेशंस कर रहा था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये भी यहां पर क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हम लिख देंगे डिपेंड्स, क्योंकि ये भी डिपेंड्स करेगा किस पे बच्चों, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि हमने यहां पर सॉल्वेंट क्या लिया है। ठीक है, इज इट क्लियर, आया समझ में, बहुत आसान है, ऐसा है जैसे लड्डू। अब नेक्स्ट हम लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चा हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारे पास सबसे लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। तो ऑस्मोसिस को टॉपिक डाल देते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, यहां पर ध्यान दो बच्चों, ये मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर को जो है यहां पर लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है बच्चों जो केवल कुछ ही पार्टिकल्स को क्या करने दे, पास होने जाने दे अपने में से, यानी कि कुछ ही पार्टिकल्स को परमेबल हो जाने दे। यानी कि सेमी का मतलब होता है आधा, परमेबल का मतलब होता है पास, और मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, यानी कि ऐसी झिल्ली जो केवल कुछ ही पार्टिकल्स को पास होने दे,
कुछ ही मॉलिक्यूल्स को पास होने दे। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन स्किन की, तो ह्यूमन स्किन भी क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। यहां से ब्लड तो बाहर नहीं आता, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं, यानी कि पसीने के जो है बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि सॉल्वेंट हम उसको बोल सकते हैं कि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर, यानी कि पसीना यहां से बाहर आ जाता है, तो हम बोलेंगे ह्यूमन स्किन भी क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ऐसे ही यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है कि यहां पर ये सॉल्वेंट होता है पूरा का पूरा, यहां पर ये सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट। ये सॉल्यूट है, यहां पर बड़े बड़े जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े क्या है बच्चों, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या होगा, छोटे छोटे होंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर वाटर लिया सॉल्वेंट, और यहां पर चीनी लिया सॉल्यूट, ठीक, तो चीनी के जो पार्टिकल्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे, और वाटर के पार्टिकल्स क्या होंगे, छोटे छोटे। तो वही छोटे छोटे पार्टिकल्स केवल यहां से मूवमेंट हो पाएगा, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को नहीं पास होने देता, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को पास होने देता, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। तो अगर हम बात करें तो यहां पर मूवमेंट केवल और केवल किसका होने वाला है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होने वाला है। तो हम बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है किसका मूवमेंट होने वाला है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होता है बच्चा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होने वाला है। तो अगर हम बोलें कि ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है, तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, कि मान लीजिए हमने यहां पर 1 चम्मच चीनी डाल रखा है, उसी से समझ लेते हैं, जैसे हमने पिछले भी पॉइंट में समझा था। तो यहां पर 1 चम्मच चीनी है, यहां पर 2 चम्मच चीनी है, तो कौन सा ज्यादा मीठा है, ये वाला बी वाला सॉल्यूशन ज्यादा मीठा है, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है। तो हम यहां पर बोल रहे हैं इसका क्या है, कंसंट्रेशन कम, यहां पर हमने बोल दिया लो कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन कम है, और यहां पर इसको बोल दिया कंसंट्रेशन हाई, यानी कि इसका हाई कंसंट्रेशन है। तो जहां पर लो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो डाइल्यूट है ना, क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूट बोल सकते हैं, यानी कि DILE लिख लेते हैं यार, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और ये वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड है ना, यानी कि हम इसको कंसंट्रेटेड इस तरह से लिख लेंगे बस, ठीक। तो अब क्या होगा, मूवमेंट केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को होगा, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होने देता ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर ज्यादा मीठा है, यानी कि यहां पर ज्यादा चीनी है तो ज्यादा मीठा है, यहां पर जो है मीठा कम है। अब हम चाहते हैं दोनों साइड जो है मीठा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल यहां से मूवमेंट करेगा यहां की तरफ, क्योंकि उसे बराबर मीठा करना है। तो यहां पर हम बात करें कि यहां पर मीठा जो है कम है, तो यहां पर क्या होगा, पानी ज्यादा होगा, तो पानी जो है यहां से थोड़ा इधर को चलेगा, है ना। तो हम बात करेंगे कि यहां पर मीठा ज्यादा है, तो उस मीठे को कम करना है, तो उसमें और पानी मिलाना पड़ेगा। तो वो पानी बाहर से नहीं मिलता, वो पानी यहीं से जो है, यानी कि यहीं से ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, यहां से इस रास्तों से, जो छोटे छोटे रास्ते जो है, यहां से केवल और केवल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, यहां से हम क्या बोल देंगे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स हो रहा है, ठीक। हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां से कहां हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है ना। हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ऑस्मोसिस की। हम बोलेंगे द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको इसके ब्रैकेट में हम डाइल्यूट भी लिख सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ब्रैकेट में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, इस तरह से हम लिख लेंगे बच्चा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, केवल और केवल किसका मूवमेंट हो रहा है बच्चों, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशंस टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस थ्रू किसके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हम लिख लेंगे यहां पर
through semi permeable membrane, SPM, called osmosis. Process is called, phenomena is called ऑस्मोसिस। तो इसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। ये तो मेरी डेफिनेशन है बच्चा, पर बुक इस डेफिनेशन यानी कि अगर एनसीईआरटी की डेफिनेशन या फिर बुक की डेफिनेशन देखोगे तो बुक पे किस तरह से डेफिनेशन है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो बुक पे डेफिनेशन है, उसकी दूसरी डेफिनेशन है, यहां पर ध्यान से सुनना। द मूवमेंट ऑफ, क्या है बच्चा? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, किसका मूवमेंट होगा? कि वो सॉल्वेंट है ना। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम their high concentrations to low concentrations, ठीक है। कि यहां पर बोल रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब बच्चे इस तरह से सोच रहे होंगे, यार सर आपने जो है ऊपर तो बताया लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जबकि नीचे हो रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो दोनों ही डेफिनेशन बिल्कुल सही है बच्चों। यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर हम अगर बात करें तो यहां पर टर्म्स यूज कर रहा है वो सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो यहां पर जो है ज्यादा है और यहां पर कम है। तो मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस कर रहा है, लेकिन यहां पर वो बात क्या कर रहा है? वो बात कर रहा है सॉल्वेंट की, यानी कि दियर बोल रहा है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम दियर, सॉल्वेंट की मात्रा। अब सॉल्वेंट की मात्रा कहां पर ज्यादा है? जहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा वहां पर इसका मतलब है सॉल्वेंट यानी कि वाटर ज्यादा होगा, है ना। तो यहां पर वाटर ज्यादा है और यहां पर वाटर कम है, ठीक। तो इसीलिए वो बोल रहा है देयर मतलब सॉल्वेंट के लिए बोल रहा है भाई, जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा हो वो अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो दोनों ही डेफिनेशन सही है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों ही सही है। चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो अब देखिएगा, एक बात सुन लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर जैसे मूवमेंट होगा तो यहां पर मूवमेंट होने की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो उस वॉल्यूम को ना बढ़ने देने के लिए हम जो यहां पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, हम चाह रहे हैं कि यहां पर वॉल्यूम ना बढ़े, तो वहां पर जो है वॉल्यूम ना बढ़ने के लिए ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि हम अप्लाई करेंगे, वो ऊपर से प्रेशर हमने अप्लाई करा तो हम बोल रहे हैं भाई उतना ही वॉल्यूम चाहिए, हमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए। तो वो प्रेशर किसके अपोजिट लगेगा? इस पार्टिकल्स के मूवमेंट के अपोजिट, यानी कि इसके अपोजिट वो प्रेशर काम करेगा। तो वो प्रेशर फिर इस पार्टिकल्स के मूवमेंट को यहां से यहां जाने से रोक देगा। तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। कि जो इस सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक रहा है उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? उसी कम से कम प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोक देता है, जो ऑस्मोसिस के फिनोमेना को प्रिवेंट कर देता है, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? उसी मिनिमम प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं बच्चा। इज इट क्लियर? अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशंस क्या हो जाएगी बच्चों? हम यहां पर इसकी डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशंस क्या हो जाएगी? द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम, यानी कि मिनिमम को यहां पर इस तरह से लिख लेते हैं, द मिनिमम प्रेशर, ठीक है। मिनिमम प्रेशर किस पे हो रहा है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस पे। द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। किस पे अप्लाई कर रहे हैं बच्चों? हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस पे अप्लाई कर रहे हैं ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं द मिनिमम प्रेशर्स अप्लाइड ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, टू प्रिवेंट द फिनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के फिनोमेना को रोकने के लिए जो प्रेशर, जो कम से कम प्रेशर लगाया जाता है उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स, यानी कि उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं। तो अब देखिए बच्चा, अगर हम यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक, यहां पर समझिएगा, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? अगर यहां पर कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस की ज्यादा होगी,
यानी कि हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होगा तो हमें वहां पर ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर वहां पर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, गाढ़ापन बढ़ जाएगा और उसकी वजह से हमें जो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर यहां पर है ना, अपने आप पे मत लगा देना, प्रेशर कुछ और हो जाएगा, फिर यहां पर प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जो है हमें यानी कि कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो हमें प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो कंसेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात, वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यहां पर टेंपरेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो टेंपरेचर बढ़ाने से जो है ये ऊपर को जाएगा यानी कि एलिवेशन होगा। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हमें और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे जो है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहां पर ये दो बातें निकल के आती हैं। इन दोनों को हम दोनों इक्वेशंस को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ct। क्या आ गया बच्चा, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को यहां से हटा रहे हैं तो पाई इज इक्वल टू आ जाता है SCT। ये जो है यहां पर कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, और ये सॉल्यूशन कांस्टेंट यानी कि R के बराबर होता है, जो हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बस बिल्कुल सेम होती है, वैल्यू बिल्कुल R की तरह होती है। क्या कब कितनी, 0.083 और इसकी दूसरी वैल्यू है 8.13, इस तरह से है ना, 13 इस तरह से। तो ये वैल्यू कब रखनी है, यानी 8.314 इस तरह से इसकी वैल्यू है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ये वैल्यू हमने कब रखनी है, ये वैल्यू हमने कब रखनी है, ये जूल में होती है और ये एटीएम वगैरह में होती है। तो ये वैल्यू हमने कब रखनी है, ये कब रखनी है, तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर, एक बात ध्यान रखना इसकी जो है वैल्यू हम कब क्या रखते हैं, तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको समझिएगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर वो पास्कल में पूछेगा तो तब जाके हमने ये वाली वैल्यू रखनी है। अदरवाइज अगर ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में पूछ रखा है या फिर जो है बार में पूछ रखा है या फिर जो है mmHg में पूछ रखा है, किसी में भी पूछ रखा है तो हम इस वैल्यू को रखना है। वरना अगर पास्कल में पूछ रखा है तो हम इसको रखेंगे, वरना सब में सारे के सारे में यही रखना है। केवल पास्कल के टाइम पे ये वाले 8.314 रखना है, बाकी सब में ये वैल्यू रखना है जब कुछ भी पूछ रखा हो ऑस्मोटिक प्रेशर के रिगार्डिंग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, पाई इज इक्वल टू, इस तरह से याद रख सकते हैं CST, जैसे GST होता है तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं CST। यहां पर C क्या है, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस, ये S की वैल्यू हम पता चल गया, ये टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर जो होगा, ये टेम्परेचर हमेशा किस में होगा बच्चों, ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, इस बात को ध्यान रखना। ये है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशंस को हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशंस को मोलैरिटी भी बोलते हैं, हमें पता है। और मोलैरिटी को अगर हम समझें तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, N अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक, तो ये आ गया ST। ये कंसंट्रेशन को हमने चेंज कर दिया N/V, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस तरह से हमने इसको मोलैरिटी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसका ये पूरा का पूरा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सॉल्यूशंस में पूरा पूरा आ गया। ऐसे ही वहां पर जो है आइडियल गैस इक्वेशंस में तुम पढ़ते होंगे ना बच्चा, ऐसे पढ़ते होंगे। इसको अगर मैं इसको यहां से ये वॉल्यूम को यहां लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू NST, है ना, S की जगह पे R भी रख सकते हैं तो हम बोल सकते हैं nRT। ठीक, पाई वी इज इक्वल टू nRT, और ये हो गया। ऐसे ही तुम वहां पर आइडियल गैस इक्वेशंस पढ़ते हैं 11th में, तो 11th में क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो P वहां पर प्रेशर होता है, यहां पर भी पाइप प्रेशर है, V वहां पर वॉल्यूम होता है, यहां पर वॉल्यूम ही है V, ठीक है, सॉल्यूशन का, और N वहां पर भी मोल होता है सॉल्यूट का, यहां पर भी मोल है, और S और R एक ही है, और T टेम्परेचर, यानी कि वही सेम इक्वेशंस हमारे पास निकल के आ गई। PV इज इक्वल टू nRT। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास समझ में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम इसके कुछ आगे टॉपिक यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाले टॉपिक जैसे वाली बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट करने की हम बात करेंगे। इज इट क्लियर? आया समझ में? छापिए।